नमस्कार, स्वागत है आपका जी के शॉर्ट पर। हम लोगों ने मौर्य काल को समाप्त कर चुके हैं। यह मौर्यकालीन 50 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है। साथ ही इससे संबंधित व्याख्या भी दिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहला प्रश्न है, मौर्य वंश की स्थापना किसने की? उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के शासक धनानंद को पराजित कर 322 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा तथा चंद्रगुप्त मौर्य ने उस समय के तत्कालीन यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को 305 ईसा पूर्व में पराजित किया था। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किसके ग्रंथ में किया गया है? उत्तर है विशाखदत्त। विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को नंदराज का पुत्र माना गया है तथा इसे वृषल तथा कुलहीन भी कहा गया है। अगला प्रश्न है, यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सैंड्रोकोट्स कहा गया था? उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य को। यूनानी लेखक जस्टिन, प्लूटार्क एवं स्ट्रेबो ने चंद्रगुप्त को सैंड्रोकोट्स कहा है तथा प्लूटार्क एवं एरियन ने एंडोकॉट्स कहा है। अगला प्रश्न है, सैंड्रोकोट्स के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? उत्तर है विलियम जोन्स ने। अगला प्रश्न है, किसने चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है? उत्तर है जस्टिन ने। अगला प्रश्न है, नंद वंश के पतन के पश्चात मगध पर किस वंश ने शासन किया? उत्तर है मौर्य वंश ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी राजनीतिक गुरु चाणक्य के साथ मिलकर धनानंद को पराजित कर दिया और मगध पर मौर्य वंश की स्थापना की। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था जिसने उसे शिक्षा दीक्षा देकर भारत का सम्राट बनाया था? उत्तर है चाणक्य ने। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को सभी कलाओं तथा विधियों की शिक्षा तक्षशिला में दिया था। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट किसे माना जाता है? उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य को। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी कहां पर स्थित थी? उत्तर है पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण भारत विजय के संदर्भ में जानकारी कहां से प्राप्त होती है? उत्तर है अशोक के अभिलेखों से तथा जैन एवं तमिल स्रोतों से। अगला प्रश्न है, किस मौर्य सम्राट ने दक्कन पर विजय प्राप्त किया था? उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने सर्वप्रथम अपना विजय अभियान सिंध तथा पंजाब क्षेत्र से प्रारंभ किया। उसके बाद मगध पर आक्रमण किया। इसके अलावा इसने मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र को भी पहली बार जीता था। अगला प्रश्न है, जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया था वह था? उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य की एक पत्नी सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी। उसका नाम क्या था? उत्तर है हेलेना। 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने तत्कालीन यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को पराजित कर दिया, लेकिन बाद में संधि हो गया जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 हाथी दान में दिया। बदले में सेल्यूकस ने एरिया, अराकोसिया, जेड्रोसिया एवं पेरिपेनिसदाई का क्षेत्र चंद्रगुप्त को सौंप दिया और अपनी पुत्री हेलेना या कार्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त से किया। अगला प्रश्न है, सेल्यूकस ने अपना राजदूत किसके दरबार में भेजा था? उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। सेल्यूकस ने अपना राजदूत मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में काफी समय तक रहा। भारत में रहकर जो कुछ भी देखा सुना उसे अपनी पुस्तक इंडिका में लिखा है। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किससे जैन धर्म की दीक्षा ली थी? उत्तर है भद्रबाहु से। यह चंद्रगुप्त के धार्मिक गुरु थे। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में अपना राज्य त्याग कर कहां पर गए थे? उत्तर है श्रवणबेलगोला। चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम चरण में अपना सिंहासन छोड़कर जैन मुनि भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली।
और श्रवणबेलगोला में जाकर 298 ईसा पूर्व में उपवास द्वारा अपना शरीर त्याग दिया। इसे जैन धर्म में संलेखाना या संथारा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कौटिल्य प्रधानमंत्री थे? उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य के। इनका बचपन का नाम विष्णुगुप्त था तथा इनका अन्य नाम चाणक्य था। यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में प्रधानमंत्री, महामंत्री तथा प्रधान पुरोहित के पद पर आसीन हुए। अगला प्रश्न है, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? उत्तर है राजनीतिक शास्त्र पर। यह शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। अगला प्रश्न है, किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? उत्तर है कौटिल्य का अर्थशास्त्र से। कौटिल्य का अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण और 180 प्रकरण, 150 अध्याय और 6000 श्लोक है। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात मौर्य साम्राज्य का अगला शासक कौन हुआ था? उत्तर है बिंदुसार। बिंदुसार का अन्य नाम अमित्रघात, सिंहसेन और वायु पुराण में भद्रसार कहा गया है। अगला प्रश्न है, सीरिया के राजा एंटियोकस ने किसे राजदूत के रूप में बिंदुसार के दरबार में भेजा था? उत्तर है डायमेकस को। बिंदुसार ने इसी एंटियोकस से मीठी मदिरा, सुखी अंजीर और एक दार्शनिक की मांग की थी तथा मिस्र के राजा टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने अपना राजदूत डायनोसिस को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। अगला प्रश्न है, बिंदुसार के समय अवंती का राज्यपाल कौन था? उत्तर है अशोक। बिंदुसार के समय तक्षशिला का राज्यपाल सुशीम था तथा अवंती का राज्यपाल अशोक था। बिंदुसार के समय ही तक्षशिला में विद्रोह हुआ जिसे अशोक ने दबाया था। अगला प्रश्न है, बिंदुसार किस मत का अनुयायी था? उत्तर है आजीवक संप्रदाय का। बिंदुसार ने पिंगलवत्स के प्रभाव में आकर आजीवक संप्रदाय को अपनाया था। अगला प्रश्न है, अशोक मगध के सिंहासन पर कब आसीन हुए थे? उत्तर है 272 ईसा पूर्व में, जबकि अशोक का राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला प्रश्न है, अशोक के अभिलेखों में अशोक को क्या कहा गया है? उत्तर है देवनामपीय या देवानामपीय दसी। देवनामपीय का तात्पर्य देवताओं का प्रिय या देखने में सुंदर होता है तथा देवनाम प्रिय की उपाधि से यह भी प्रमाण मिलता है कि अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ा। अगला प्रश्न है, पुराणों में अशोक के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? उत्तर है अशोकवर्धन तथा बौद्ध ग्रंथ में चंडाशोक कहा गया है, जबकि रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से अशोक मौर्य गुजर्रा अभिलेख में देवानाम पियदसी तथा नित्तूर लघु शिलालेख में राजा अशोक कहा गया है। अगला प्रश्न है, अशोक के पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा की माता का क्या नाम था? उत्तर है महादेवी। अशोक के पुत्र कुंडाल की माता का नाम पद्मावती तथा अशोक के अभिलेख में पत्नी का नाम कारुवाकी और इनका पुत्र तीव्र का नाम है। अशोक की पत्नी तिशरक्षिता ने बौद्धि वृक्ष को नाश करने का प्रयास किया था। अगला प्रश्न है, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कितने वर्षों बाद कलिंग पर आक्रमण किया? उत्तर है 8वें वर्ष में अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया। कलिंग युद्ध का विवरण अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने भैरीघोष की नीति को त्याग कर धम्मघोष की नीति को अपनाया था। अगला प्रश्न है, अशोक ने अपने शासन के 10वें वर्ष कहाँ की यात्रा की? उत्तर है बोधगया का तथा अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी ग्राम गया, जहां उसने लुम्बिनी ग्राम को करमुक्त घोषित कर दिया। अगला प्रश्न है, कश्मीर में श्रीनगर नामक नगर की स्थापना किसने की थी? उत्तर है अशोक ने। कल्हण की राज तरंगिनी के अनुसार अशोक ने कश्मीर में विजेश्वर नामक शैव मंदिर बनवाया था। अगला प्रश्न है, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविधि आधार पर राजधर्म की स्थापना की? उत्तर है अशोक ने। अगला प्रश्न है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? उत्तर है पाटलिपुत्र में। अशोक के समय
तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ, जिसके अध्यक्ष मोग्गलीपुत्र तीस थे। अगला प्रश्न है, अशोक के उपरांत किस मौर्य शासक ने देवानाम प्रिय की उपाधि धारण की थी? उत्तर है दशरथ ने। अगला प्रश्न है, अशोक के शासनकाल में धर्म व नैतिकता का अधिकारी कौन था? उत्तर है धर्म महामात्र। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 13वें वर्ष धम्म महामात्रों की नियुक्ति की थी। धम्म महामात्र का कार्य विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के बीच के द्वेष भाव को समाप्त करना तथा धर्म की एकता पर बल देना था। अगला प्रश्न है, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था? उत्तर है अशोक ने। इस स्तंभ के शीर्ष पर सिंह की आकृति बनी है, जिसे भारत सरकार ने अपने प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया है तथा इसके आधार से चक्र को राष्ट्रीय ध्वज में अपनाया गया है। अशोक के लघु स्तंभ लेख की संख्या 5 है, जो इस प्रकार है: सारनाथ, सांची, कोसांबी, रुम्मिंदेई तथा निगलीवा। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है? उत्तर है प्राकृत भाषा। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। केवल 2 अभिलेख शाहबाज गढ़ी एवं मानसेहरा की लिपि खरोष्ठी है तथा तक्षशिला से आर्मेइक लिपि में लिखी गई है। अगला प्रश्न है, अशोक के वृहद शिलालेख की संख्या कितनी है? उत्तर है 14। अशोक के शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है, जो 8 विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुआ है, जिसके नाम इस प्रकार है: शाहबाज गढ़ी, मानसेहरा, कालसी, गिरनार, धौली, जौगर, एर्रागुड़ी और सोपारा। अगला प्रश्न है, अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? उत्तर है जेम्स प्रिंसेप ने तथा टीफैंथेलर ने सर्वप्रथम 1750 में अशोक के अभिलेखों की खोज की थी। अगला प्रश्न है, अशोक के किस स्तंभ लेख में धम्म की परिभाषा दी गई है? उत्तर है दूसरे तथा 7वें स्तंभ लेख में, जबकि धम्म मंगल की जानकारी 9वें शिलालेख में, धम्मदान की जानकारी 11वें शिलालेख में तथा धम्म विजय की जानकारी 13वें शिलालेख में है। और अशोक के धम्म यात्रा का क्रम इस प्रकार है: बोध गया, कुशीनगर, लुबिन्नी, कपिलवस्तु, सारनाथ तथा श्रावस्ती। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? उत्तर है खरोष्ठी लिपि। अगला प्रश्न है, अशोक ने किस स्थान पर आजीवक संप्रदायों के लिए गुफा का निर्माण करवाया था? उत्तर है बराबर की पहाड़ियों पर। गुफा के नाम इस प्रकार है: कर्ण चौपर गुफा, सुदामा गुफा एवं विश्व झोपड़ी। अगला प्रश्न है, अशोक के अभिलेखों में कुल कितनी लिपियों का प्रयोग किया गया है? उत्तर है 4 लिपियों का: ब्राह्मी, खरोष्ठी, अरामाइक तथा ग्रीक। अगला प्रश्न है, पशु बलि निषेध की बात अशोक के किस शिलालेख में की गई है? उत्तर है प्रथम शिलालेख में। इसके अलावा उत्सव समारोह पर प्रतिबंध की भी बात कही गई है तथा अशोक के कौशांबी स्तंभ लेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वह कौन सा स्तंभ अभिलेख है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? उत्तर है भाब्रू स्तंभ लेख। इसी स्तंभ लेख से बुद्ध, धम्म एवं संघ के प्रति अशोक की आस्था का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया है? उत्तर है 7 श्रेणियों में। मेगस्थनीज सेल्यूकस का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया है: दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक और सभादार। तथा मेगस्थनीज के इंडिका से मौर्यकालीन नगर प्रशासन का भी विस्तृत जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है, वर्तमान नगरपालिका प्रशासन का कौन सा कार्य मौर्य काल से जारी है? उत्तर है जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण। मेगस्थनीज के अनुसार नगर प्रशासन 30 सदस्यों का एक दल करता था, जिसमें 6 समितियां थीं।
और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। इनमें से तीसरी समिति जन्म मृत्यु पंजीकरण का हिसाब रखती थी। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में भूमिकर, जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? उत्तर है सीताध्यक्ष। भूमि का प्रधान अधिकारी सीताध्यक्ष होता था तथा भूमि से प्राप्त आय को सीता कहा जाता था। इस समय आय का प्रमुख स्रोत भूमि कर था, जो उपज का 1/4 से 1/6 भाग था। इसके अलावा भाग एवं बलि भी राजस्व आय का स्रोत था। अगला प्रश्न है, मौर्य युगीन तौल माप का अधिकारी क्या कहलाता था? उत्तर है पौतवाध्यक्ष और पण्याध्यक्ष, वाणिज्य विभाग, सुनाध्यक्ष, बूचरखाना तथा लक्षणाध्यक्ष, मुद्रा तथा टकसाल का अधिकारी होता था। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? उत्तर है तक्षशिला। तक्षशिला मौर्य काल में हिंदू एवं बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। यहां विश्व भर से लोग पढ़ने के लिए आते थे। अंतिम प्रश्न है, मौर्य काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती थी? उत्तर है ग्राम। ग्राम प्रशासन का अध्यक्ष ग्रामणी कहलाता था और ग्राम प्रशासन के संग्रहण का अधिकारी गोप होता था तथा नगर प्रशासन के सदस्यों को एस्टिनोमोई कहा जाता था। ये था मौर्य काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।